हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट परीक्षा 2021 जो सीजी व्यापम के द्वारा पूछा गया था। यह आगाज सीरीज का 5वां वीडियो लेक्चर है। ठीक है, इसमें कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे आपके कंप्यूटर के। स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के परीक्षा 2021 में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 30 प्रश्न। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता? ऑप्शन ए विंडोज विस्टा, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी है विंडोज 8 या फिर ऑप्शन डी विंडोज एक्सपी। देखिए, आप विंडोज का जो स्टार्ट बटन होता है बाकी सब में होगा। एक विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता और वो है आपका विंडोज 8। ये विंडोज 8 अगर आप लोगों ने यूज किया होगा तो इसमें विंडोज का जो स्टार्ट बटन था उसको गायब कर दिया गया था। बाद में जब विंडोज 10 आया तो फिर से ये स्टार्ट बटन विंडोज 10 11 सब में फिर आएंगे। लेकिन जो विंडोज 8 था उसमें स्टार्ट बटन नहीं हुआ करता था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज 8। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दिखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है तो आप इसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करोगे? ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी कैलेंडर, ऑप्शन सी फाइल या फिर ऑप्शन डी है कंट्रोल पैनल। ठीक, देखिए आपका राइट नाम का कोई भी ऐसा टूल नहीं रहता। हाँ, कैलेंडर के नाम से रहते हैं जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, समय देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। राइट नाम का है, होता ही नहीं है। फाइल में याद रखिएगा, फाइल के माध्यम से हम लोग कोई भी फाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सिस्टम में चेंजेस स्पेशली टाइम और डेट में हम लोग नहीं कर सकते इसके माध्यम से भी। तो इस कौन सा आंसर होगा? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही है आप अपने सिस्टम में जो भी सेटिंग में चेंजेस करना रहता है कंट्रोल पैनल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो डेट और टाइम हो चाहे कुछ भी चीज का आपका सेटिंग में चेंज करना रहा, उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल पैनल। क्लियर है? चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय में सपोर्ट नहीं करता? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय में सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन ए है डॉस, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी विंडोज या फिर ऑप्शन डी है यूनिक्स। देखिए, यहाँ पे एक चीज जो बोला गया है, एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय में, मतलब एट अ टाइम वो क्या कर सकता है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? जो ऐसा प्रोग्राम जो सिंगल यूजर हो और साथ ही सिंगल टास्किंग। बेसिकली यहाँ टास्किंग की बात हो रही है। सिंगल यूजर रहे या मल्टी यूजर रहे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि जो लाइनक्स है वो मल्टीटास्किंग है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, सिंगल टास्किंग। ये क्या बोल रहा है? एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय में सपोर्ट नहीं करता। नहीं करता का मतलब वो पूछ रहा है सिंगल टास्किंग। लाइनक्स जो है मल्टीटास्किंग है, यूनिक्स मल्टीटास्किंग है और विंडोज मल्टीटास्किंग है। लेकिन जो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डॉस कहा जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में जो रहता है, वो एट अ टाइम एक ही टास्क को कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, तो ये जो सिंगल टास्किंग है वो कौन सा है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है डॉस। ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। डॉस क्या है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। क्लियर है? अगर बात करें लिनक्स और यूनिक्स की, ये दोनों क्या है? तो ये याद रखिएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछ लिया जाता है कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स यूनिक्स ये दोनों ओपन सोर्स होंगे। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्लोज्ड सोर्स है। ठीक है, इसका सोर्स कोड क्या रहता है? क्लोज रहता है। तो ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, डॉस। ठीक है, चलिए अगले हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंड माइक्रो क्या है? ऑप्शन ए एक एंटीवायरस, ऑप्शन बी यह सिर्फ एक प्रोग्राम है, ऑप्शन सी यह एक वायरस है या फिर ऑप्शन डी यह एक डेटा एनालिसिस टूल है। देखिए, जो ट्रेंड माइक्रो है, ये ट्रेंड माइक्रो एक सिक्योरिटी करने वाली कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आईटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये आईटी सिक्योरिटी वाली जो कंपनी है वो क्या बनाती है? तो वो एक एंटीवायरस बनाती है। उस एंटीवायरस का नाम क्या है? ट्रेंड माइक्रो है। तो ट्रेंड माइक्रो क्या है? यह एक एंटीवायरस है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वायरस जो कंप्यूटर शुरू होने पर निष्पादित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मकरो, ठीक है, मकरो लिखा है मैक्रो। ऑप्शन बी सलामी शेयरिंग,
ठीक, ऑप्शन सी फाइल इन्फेक्टर या फिर ऑप्शन डी है बूट सेक्टर। अब यहाँ पे जितने भी चीजें हैं पहले हम लोग समझते हैं जो कंप्यूटर शुरू होने पर निष्पादित होता है। याद रखिएगा जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, बटन के माध्यम से ऑन करते हैं तो बटन आप दबाते हैं हार्डवेयर में, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन होता है किसके माध्यम से, बूटिंग के माध्यम से। इसके माध्यम से कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन होता है बूटिंग के माध्यम से। तो वायरस जो बूटिंग होते समय क्या होता है, कंप्यूटर में खराबी उत्पन्न करता है, बूटिंग के समय खराबी उत्पन्न करेगा तो वो क्या वायरस होगा, बूट सेक्टर वायरस होगा। ठीक है, कंप्यूटर शुरू होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है क्या, बूटिंग। क्लियर है? तो बूटिंग में जो वायरस खराब करेगा वो कौन सा वायरस होगा, बूट सेक्टर वायरस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अपनी पहचान गलत बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। आज के प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, ऑप्शन ए स्पूफिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग या फिर ऑप्शन डी बगिंग। मैं आपको बताया था अपनी पहचान गलत बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है क्या, फिशिंग। ठीक है, मछली पकड़ने वाला जो तरीका था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग। अब स्पूफिंग क्या होता है, तो स्पूफिंग किसी के लिए आप जो जोक बनाते हैं, स्पूफ वीडियोस आप देखते होंगे, स्पूफ वीडियो लिखा रहता है, वो उसमें क्या होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जोक बनाया जाता है। ठीक है, स्पैमिंग क्या होता है, तो आप एक साथ कमर्शियल मेल, कमर्शियल क्या रहेंगे, मेल रहेंगे, उसको आप दूसरों को भेजते हो, बल्क में जो मेल भेजा जाता है और वो किस में चला जाता है, स्पैम फोल्डर में, क्योंकि वो यूजफुल मेल नहीं रहता, वो आपके मेल के सर्वर में सिर्फ और सिर्फ बर्डन बढ़ाने का काम करता है। तो वो क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है, और वैसे प्रोसेस को स्पैमिंग कहा जाता है। ठीक है, अब अगला चीज है क्या, बगिंग। बगिंग किसको कहेंगे उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, बग का अर्थ होता है खराबी। ठीक है, बग का अर्थ क्या होता है, खराबी, और डीबग करने का अर्थ क्या होता है, खराबी को हटाकर फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करना। तो बगिंग का अर्थ होगा खराबी आना या खराबी लाना, खराबी लाना। तो ये सब चीजें आपकी कौन सी होगी इसका आंसर, जो गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, फिशिंग बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर खाली स्थान के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए यूजर, ऑप्शन बी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी बूटिंग या फिर ऑप्शन डी है आपका हार्डवेयर। ठीक है, एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप इज कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, कंप्यूटर का कोई भी जो प्रकार है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर किसके द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, और इसी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर का क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर खाली स्थान है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी एनालॉग कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का वर्गीकरण वाला क्लास देखा होगा तो इसका इजीली आप बता सकते हैं कि हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो जी हाँ जानते हैं। डिजिटल कंप्यूटर भी पढ़े हैं, माइक्रो, मिनी, ये सारे कंप्यूटर। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर चलन में नहीं है। ठीक है, इसके एनालॉग कंप्यूटिंग के उदाहरण हम लोग देखे थे कि एनालॉग घड़ी होता है, ठीक है, आपका स्पीडोमीटर होता है। तो ये सारे एनालॉग कंप्यूटिंग के उदाहरण थे, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर हम लोग नहीं देखे थे। तो सबसे कम जानकारी में आने वाला जो कंप्यूटर है या लेजर नोन कंप्यूटर है वो कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर है। क्लियर है, सबसे कम इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जितना भी आपको मिलेगा सारा डिजिटल कंप्यूटर रहेगा या माइक्रो कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पे आपको कम जानने में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनियाक पहला सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इनियाक का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरैक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए, इनियाक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, फिर हम लोग आंसर भी आएंगे। चलिए आंसर पहले बता देता हूं। ठीक है, आपका जो एनियाक होता है, एनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्लियर है? अब ENIAC के बारे में हमको क्या जानना है, थोड़ा-सा मैं उसको बता दे रहा हूँ। तो ये ENIAC जो है, पहला चीज़ इसमें जानिएगा, ये दुनिया का फर्स्ट ENIAC ही क्या है, दुनिया का फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है। सामान्य उपयोग के लिए जो बनाया गया कंप्यूटर था, जनरल पर्पस कंप्यूटर। दुनिया का पहला सामान्य उपयोग या आम उपयोग के लिए बनाया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ENIAC है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहला डेटा आपको मिल गया ENIAC के बारे में। चलिए, दूसरा डेटा जानिए कि जो ENIAC है, ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। ये क्या है? फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। मतलब ये जो कंप्यूटर है, इससे पहले कंप्यूटर के प्रोग्राम क्या होते थे, नहीं बना पाते थे, प्रोग्रामेबल नहीं था। उसका जो पंच कार्ड है, उसको फिर से रीलोड करना पड़ता था। लेकिन ये ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी आपको पूछे तो ENIAC होगा, और आपका फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर पूछे तब भी क्या होगा? ENIAC ही होगा। अब ये जो ENIAC है, इसको कौन बनाए? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में हुआ था। किसमें? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। ठीक है? ये जो यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, इसमें 2 आपके प्रोफ़ेसर मिलते हैं। 2 प्रोफ़ेसर का नाम कौन-कौन से? तो जॉन मुचली एक नाम मिलेगा, ठीक है? जॉन मुचली, और एक नाम है जेपी एकर्ट। जॉन प्रॉस्पर एकर्ट करके नाम है, ठीक है? 2 नाम आपको मिलते हैं। हम लोग ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कंप्यूटर के इतिहास में, तो उसमें और ये चीज़ें आपको मिल जाएँगी। लेकिन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जॉन मुचली और जेपी एकर्ट जो हैं, ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। और सबसे पहले ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है? उस समय इन्होंने इसका काम प्रारंभ किया, और 14 फरवरी 1946 को पहली बार ये लॉन्च किए। और इसको किस नाम से लॉन्च किए थे? तो बता दूं मैं, प्रोजेक्ट पीएक्स। ठीक है? इसका नाम ही क्या रखे थे? प्रोजेक्ट पीएस। वैसे इतना डिटेल में कभी आपको नहीं पूछा है, लेकिन प्रोजेक्ट पीएक्स भी किसका नाम था? ENIAC का ही नाम था। ये इसका साइंटिफिक नेम रखे थे वो लोग, स्पाई नेम रखे थे। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसका बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट इसको मिटा लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? नहीं है पूछा गया, नकारात्मक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एंड्रॉइड। जी हाँ, एंड्रॉइड गूगल का बनाता है, गूगल एंड्रॉइड। क्रोम भी गूगल बनाता है, क्रोम गूगल का ब्राउजर है, ठीक है, गूगल क्रोम के नाम से आता है। ग्लास ओएस भी गूगल का है, याद रखिएगा। गूगल ग्लास ओएस या फिर एक्सई के नाम से आता है। एक्सई का अर्थ क्या होता है? तो एक्सप्लोरर एडिशन, ठीक है, एक्सप्लोरर एडिशन। ये आप सर्च करके देख लीजिएगा, गूगल एक्सप्लोरर एडिशन करेंगे या फिर ग्लास ओएस भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? बिंग नहीं है। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। याद रखिएगा, बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंग। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 या फिर ऑप्शन डी 2007। ठीक है? अब देखिए, ये यूट्यूब का क्वेश्चन आपको फँसा सकता है। लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आपका कन्फ्यूज़न पहले क्लियर क्लियर कर देता हूँ। यूट्यूब का जो निर्माण है, ये हुआ था कहाँ? कैलिफ़ोर्निया में। कहाँ? कैलिफ़ोर्निया। कैलिफ़ोर्निया कहाँ है भाई? तो ये है आपके यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक? इस कैलिफ़ोर्निया में एक कंपनी थी, कौन-सी कंपनी? पेपाल। आप देखते हैं एटीएम वाला एक कंपनी आपको दिखता है, पेपाल लिखा रहता है। उस पेपाल कंपनी में 3 व्यक्ति थे, 3 दोस्त थे जो काम करते थे पेपाल के लिए। एक व्यक्ति का नाम है जावेद करीम, ठीक है? जावेद कौन? करीम। दूसरे व्यक्ति हैं चाड हर्ली, जावेद करीम, चाड हर्ली, और तीसरे हैं स्टीव चेन। स्टीव चेन है ना? क्लियर है? ये तीनों पेपाल में काम करते थे कैलिफोर्निया में।
अब इन्होंने तीनों ने मिलकर, इन तीनों ने जो पेपाल के लिए काम करते थे, इन तीनों ने मिलकर 14 फरवरी 2005 को एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक वेबसाइट बनाया, और वो कौन-सा था? यूट्यूब। तो यूट्यूब का निर्माण कब किया गया है? यहाँ का पूछा गया, स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। मैं सीधा बता सकता था, लेकिन अब यहाँ रुकिए। ये जो यूट्यूब है, इसके मालिक अभी गूगल नहीं हुए हैं, ये गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। इस यूट्यूब को याद रखिएगा, नवंबर 2006 में गूगल खरीदेगा। कौन खरीदेगा? गूगल। कितने में? लगभग 1.65 अरब डॉलर में, यूएस डॉलर में खरीदेगा। क्लियर है? तो यहां से आपको ये दोनों में जो कंफ्यूजन होता है लोगों को, 2005 लें कि 2006, तो किस वर्ष स्थापना हुई है? तो 2005 में हुई। अगर आपको पूछे गूगल में कब वो खरीदा गया, गूगल के द्वारा कब खरीदा गया, तो नवंबर 2006 में गूगल ने उसको खरीदा। किनसे खरीदा? जावेद करीम, चार्ड हार्ली और स्टीव चेन, तीन व्यक्ति थे इसके डेवलपर। क्लियर है? आशा है ये चीज आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2005। कब स्थापना हुआ था? फिर से बता दूं, 14 फरवरी 2005 को। ठीक है, और 2006 में कब? नवंबर 2006 में गूगल खरीदेगा। ठीक। एक वेब सर्च इंजन सर्च कर सकता है, ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी इमेजेस, ऑप्शन सी वीडियोस, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 90% का आपका क्वेश्चन आपको पता है, इसका आंसर होगा कौन सा? उपरोक्त सभी। ठीक है, सर्च इंजन में आप टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, इमेजेस कर सकते हैं, वीडियोस कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सर्च इंजन का कौन सा है? तो आपका गूगल है। गूगल में क्या क्या चीज सर्च कर सकते हैं आप लोग? सोचिएगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमेल का कौन सा क्षेत्र प्रेषक को अन्य प्राप्तकर्ताओं से व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए सीसी, इसको कहा जाता है, सीसी का फुल फॉर्म भी मैं बता दे रहा हूं, कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी है बीसीसी, ये कहा जाता है बैकग्राउंड कार्बन कॉपी। बैक कार्बन कॉपी मैं लिख दे रहा हूं, बैक सीसी लिख दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। बैक कार्बन कॉपी। ये जो सब्जेक्ट है, आप लोग देखे होंगे, अगर मेल यूज करते हैं तो सब्जेक्ट में आपका जो भी मेल भेजने रहता है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए एक ले रहा हूं, तो एप्लीकेशन फॉर लीव, ये सब्जेक्ट रहेगा। और ये नीचे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो सेंडर है, यहाँ पे टू रहेगा। टू में आप जिसको भेजना चाहते हैं, मान लो अपने बॉस को भेजना है छुट्टी का एप्लीकेशन, ठीक, उसके नीचे रहेगा, इस टू के नीचे क्या रहेगा? सीसी रहेगा, कार्बन कॉपी। और उसके नीचे रहता है बीसीसी, अर्थात बैकग्राउंड कार्बन कॉपी या बैक कार्बन कॉपी। और अंदर में रहता है यहाँ पे सब्जेक्ट, जहां पे सॉरी, सब्जेक्ट बोलता हूँ, यहाँ पे रहता है क्या? बॉडी, जहां आप अपना मेल लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये बीसीसी जो है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ किसको पता चलता है? जो सेंडर रहता है, जो भेजता रहता है, उसको पता रहता है कि बीसीसी में कौन है। ठीक है, किसी को दिखाई नहीं देता। और यही बोल रहा है कि व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देता है, वो कौन सा देता है? बैक कार्बन कॉपी, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? नकारात्मक टाइप फिर से क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ओपेरा, ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। जी हाँ, है। ठीक है। क्रोम गूगल का आता है, तो ये भी है। एप्पल का आता है, एप्पल सफारी, ये भी वेब ब्राउज़र है। लेकिन जो फ्री बीएसडी है, ये याद रखिएगा, फ्री बीएसडी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस है, ना कि आपका वेब ब्राउज़र। तो इसका सही आंसर कौन-सा होगा? ये चूँकि क्या है आपका FreeBSD एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही आंसर कौन-सा होगा? कौन-सा नहीं है वेब ब्राउज़र? FreeBSD नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स के नाम के आगे याद रख लीजिएगा, फ्री लिखा रहता है या फिर ओपन लिखा रहता है, तो समझ जाएँगे। ठीक है? इसके अलावा कई नाम ऐसे होंगे, जैसे लिनक्स आपको बताया, लिनक्स है, यूनिक्स है। इसमें लास्ट लास्ट में नक्स, युक्स इस टाइप का मिलेगा, ठीक? तो वो भी क्या रहता है? ओपन सोर्स रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? अभी वेब ब्राउज़र नहीं है पूछा था, आप सर्च इंजन पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए स्टैक ओवरफ्लो, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी गूगल या फिर ऑप्शन डी है याहू। ठीक। अब देखिए यहां सर्च इंजन जो हमको पता है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो जी हाँ ये सर्च इंजन है। बिंग सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? बिंग है, तो ये भी है। याहू भी क्या है? एक सर्च इंजन है। लेकिन स्टैक फ्लो क्या है? एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए स्टैक ओवरफ्लो। अब स्टैक ओवरफ्लो क्या चीज है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, कौन? कंप्यूटर प्रोग्रामर। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर अपना प्रश्न पूछते हैं और उनको क्या मिलता है? यहाँ से उत्तर प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए प्रश्न उत्तर प्राप्त करने वाली एक क्या है? वेबसाइट है। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए अगर देखते हैं, गूगल में हम लोग जाके क्या करते हैं? सर्च करते हैं। ठीक। तो गूगल में हम लोग प्रोग्रामिंग का कुछ चीज सर्च करेंगे तो वो उतना डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन वही चीज हम लोग क्या करते हैं? स्टैक ओवरफ्लो में जाएंगे और वहां कुछ क्वेश्चन अपना डालेंगे, तो बाकी प्रोग्रामर वहां से उसका आंसर देना प्रारंभ करेंगे, जिससे हमको क्या पता चलता है? बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये सर्च इंजन ना होके कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए प्रश्न उत्तर की एक वेबसाइट है। कौन सी? स्टैक ओवरफ्लो, सर्च इंजन नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? फिर से ध्यान दीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत बार आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? मैं आपको पहले ही बताया था, वो एक इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर में भी कैसा? कैरेक्टर इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए इंपैक्ट प्रिंटर ही होगा। पेज प्रिंटर कौन सा प्रिंटर को कहते हैं? तो पेज लेज से बताया था, लेजर प्रिंटर जो है वो पेज प्रिंटर है। स्प्रे प्रिंटर में कौन सा होगा? इंकजेट होगा। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको सब प्रकार, ये दोनों उसमें आ जाएंगे। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट का प्रिंटर है। वो सारे प्रिंटर जो कागज से संपर्क नहीं करते, वो सारे क्या कहलाते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर ऑप्शन सी है ए और बी दोनों विकल्प, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। देखिए आपका जो यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम, एक नाम नाम सुने हैं जीयूआई। ठीक है। जो आपका मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूं, ये किस पे काम कर रहा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। इसके अलावा आपका एक सिस्टम आता है, ओएस आता है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता है। मतलब आप जो कमांड देंगे उसके हिसाब से वो सिस्टम काम करेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों विकल्प। क्लियर है? जीयूआई वाले में आपके जितने भी आएंगे, डॉस आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रहेगा, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का आपका विंडोज रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा मैक ओएस है। ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट्स के में सारे पिन एक लाइन में होते हैं। ऑप्शन बी सीरियल नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित होते हैं। ऑप्शन सी प्रिंटर के लिए डेटा सीरियली एक बीट एक समय पर दिया जाता है, या फिर ऑप्शन डी है आई ट्रिपल ई के द्वारा सीरियल पोर्ट्स को सीरियल नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट क्यों कहते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग पहले समझते हैं सीरियल पोर्ट होता क्या है और पैरेलल पोर्ट क्या होता है। देखिए जो पोर्ट होते हैं, ये पोर्ट में हम लोग देखें दो टाइप के बेसिकली जानते हैं। एक होता है क्या? सीरियल पोर्ट, और दूसरा होता है पैरेलल पोर्ट। ये बंदरगाह वाला पोर्ट नहीं है ना, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। देखिए आपका जो सीरियल और पैरेलल है, नॉर्मली सीरियल का मतलब क्या होता है? एक लाइन में, और पैरेलल का मतलब क्या होता है? ऐसी समानांतर। आप ये चीज तो समझ गए होंगे। मतलब यहां से यहां एक, यहां से यहां, ये एक पूरा सीरीज होगा, इसको कहेंगे सीरियल, और इसको क्या कहेंगे? पैरेलल, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटता। ठीक। तो जो सीरियल पोर्ट होगा उसमें हमेशा याद रखिएगा, सीरियल पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक समय में क्या होगा? एक बीट ही संचार करेगा। एक बीट का क्या होगा? संचार होगा। मतलब एक बार में यहां से एक, मान लो ये सीरियल पोर्ट है, तो यहां से यहां तक, यहां मान लो ए नाम का कोई बीट है, तो वो बीट पूरा संचार करते हुए यहां से यहां तक पहुंचेगा। क्लियर है? लेकिन पैरेलल पोर्ट में एक ही समय में कई बीट क्या करते हैं? संचार करते हैं।
कई बिट का क्या होता है, संचार होता है। तो पैरेलल पोर्ट में क्या होगा, ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, सी भी जाएगा, सब जा रहे हैं इसी में। अब बताइए, ये जो यहाँ पे इस पोर्ट में अगर अलग-अलग 3 लाइन बनी है, ये तीनों लाइन पैरेलल ही रहेंगी, एक में ए जाएगा, एक में बी, एक में सी, ठीक? अब यही कहानी है। तो सीरियल पोर्ट को मेन समझ जाते हैं। पैरेलल पोर्ट में 1 बिट का संचार होता है, सॉरी, सीरियल पोर्ट में 1 बिट का संचार होता है, पैरेलल पोर्ट में कई बिट का। हमको क्या पूछा है, सीरियल क्यों कहते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिए ऑप्शन सी को। प्रिंटर के लिए डेटा सीरियली 1 बिट एक समय पर दिया जाता है और यही उसका डिफाइन सही कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अल्ट करता, यहाँ सीरियल की जगह पूछ देता पैरेलल, पैरेलल पोर्ट को पैरेलल क्यों कहते हैं, ऐसा रहता तो वहां पे क्या, ये थोड़ा चेंज बस करना रहता, 1 बिट की जगह यहाँ पे क्या होते, कई बिट, बस। फिर वो आंसर किसका हो जाता, पैरेलल का हो जाता। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट खाली स्थान के बराबर होता है। ऑप्शन ए 10 की घात 6 के बी, ऑप्शन बी 10 की घात 15 के बी, या ऑप्शन सी है 10 की घात 9 के बी, ऑप्शन डी 10 की घात 12 के बी। थोड़ा सा इसको अगर समझें, आपको पता होगा 1 टीबी इज इक्वल टू कितना होता है, 1024 जीबी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 3 जीबी। ठीक, 1 जीबी बराबर कितना होता है, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10 की घात 3 एमबी। क्लियर है? और 1 एमबी बराबर कितना होता है, तो 1024 किलोबाइट केबी, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3 केबी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जीबी की जगह मैं क्या लिखूंगा, अगर इसको मैं लिखूं 1 टीबी बराबर 10 की घात 3 जीबी था, इस जीबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की घात 3 एमबी, ये लिख सकता हूं। यहां लिख देता हूं ऐसा, जीबी था। ठीक, 1 टीबी बराबर, तो इसको हम लोग जीबी की जगह 1 जीबी बराबर क्या है, इतना है, तो इसको लिख दिए। अब यहाँ एमबी का हमको पता है, इस एमबी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 की घात 3 केबी, तो 10 की घात 3, 10 की घात 3, और यहां पे लिख देंगे 10 की घात 3 केबी। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 की घात 9 केबी, जो हमारा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये अगर आपको टफ लग रहा होगा तो मैं इसको स्पेशली अलग से समझाया हूं, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। जो लोग ये आगाज सीरीज देख रहे हैं और उनको प्रीवियस वीडियोस के बारे में नहीं पता है, तो मैं ये समझा चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसमें है? यहाँ दो ही चीज दिया हुआ है, एक दिया है डीवीडी और दूसरा है ब्लू रे डिस्क। ठीक, ऑप्शन ए ब्लू रे, ऑप्शन बी ब्लू रे आरडब्ल्यू, ऑप्शन सी है डीवीडी रोम, ऑप्शन डी है डीवीडी रैम। देखिए, आरडब्ल्यू का मतलब होता है रीराइटेबल, रोम का रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, और ब्लू रे का ब्लू रे ही होता है। ठीक है, बीआरडी। अब जो ब्लू रे डिस्क है, इसके दो वेरिएंट मिलते हैं, सिंगल साइडेड और डबल साइडेड। जो सिंगल साइडेड है वो 25 जीबी का होता है, और डबल साइडेड याद रखिएगा आपका 50 जीबी का होता है। इसमें भी डुअल लेयरिंग भी होता है ना, सिंगल साइडेड सिंगल लेयर, डबल साइडेड डबल लेयर, इस टाइप का। उसमें नहीं जा रहा हूं उतना डिटेल में, मोटा मोटी मान के चलिए सिंगल साइडेड और डबल साइडेड। सिंगल साइडेड जो है वो 25 जीबी का, डबल साइडेड 50 जीबी का। डीवीडी का आरडब्ल्यू हो चाहे रोम हो चाहे रैम हो, डीवीडी है। और इस डीवीडी, हर डीवीडी में एक ही वेरिएंट आपको मिलता है। मैं कल पिछली क्लास में डीवीडी का भी वेरिएंट बताया था। ठीक है, तो हम लोग उसमें भी नहीं जाएंगे डुअल साइडेड वाले में, हम लोग जाएंगे सिंगल लेयर डुअल लेयर। ठीक, तो सिंगल साइडेड में आपका क्या रहेगा, एक जो आपका नॉर्मल माना जाता है 4.7 जीबी, और दूसरा माना जाता है 8.5 जीबी। दो बताया था मैं आपको। अब आप खुद बताइए ज्यादा भंडारण किसका होगा, लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसका होगा? इसका जो सिंगल लेयर है वो भी आपका 25 जीबी का हो रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ब्लू रे डिस्क। ठीक है, सारी चीजों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ऐसा ऑप्शन भी दे तो एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जा सकता है, खाली स्थान कहलाता है। स्टोरेज डिस्क अर्थात जो आपका एचडीडी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव मान लो। ठीक है, एचडीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव है,
उसको हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर में विभाजित करते हैं। सेक्टर आपको पता होगा, ये आपका वो रहता है, तो इसके अंदर अलग अलग क्या रहते हैं, ट्रैक रहते हैं। ठीक है, ये मान लो ट्रैक 1 होगा, ये ट्रैक 2 होगा, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं। तो इस ट्रैक में भी एक छोटा छोटा भाग ऐसा टुकड़ा रहता है, और ये टुकड़ा वाला भाग कहलाता है क्या, सेक्टर। ठीक, तो स्टोरेज डिवाइस को इस प्रकार के सेक्टर में जो बांटने की प्रक्रिया है, विभाजित किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसको कहा जाता है पार्टीशनिंग। ठीक, ऐसा करके है तो इसमें अलग अलग पार्टीशन करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, पार्टीशन करना। और ये पार्टीशन जो है, यही पार्टीशन क्या बनाता है, सेक्टर बनाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, पार्टीशनिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है। नया फाइल, न्यू फाइल के लिए क्या है, एन है। ठीक है, जितने भी आपके एमएस ऑफिस में न्यू के लिए एन, ओपन के लिए ओ, प्रिंट के लिए पी, सेव के लिए एस, ये सारा चीज तो बहुत सरल है। ठीक है, ये सेव के लिए रहेगा, ये आपका न्यू के लिए, ये फाइंड के लिए। ठीक है, और ये आपका न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए, याद रखिएगा पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड, न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए, नया प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन करेंगे, नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन, लेकिन न्यू स्लाइड अगर एग्जिस्टिंग आप जिसमें काम कर रहे हैं उसमें भी आपको नया स्लाइड जोड़ना है तो उसके लिए कंट्रोल एम टाइप किया जाता है। ठीक है, दबाया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर जो होगा, नया फाइल के लिए कंट्रोल एन होता है, ओपन के लिए कंट्रोल ओ, प्रिंट के लिए पी, बोल्ड के लिए आपका कंट्रोल बी, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए। तो ये एब्रीवेशन सॉरी आपका जो शॉर्टकट की है वो याद रहना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेल चेक करने के लिए आप कौन सा फंक्शन की दबाओगे, ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F6, ऑप्शन सी F7 या फिर ऑप्शन डी F8। देखिए आपका स्पेल चेक जो है ये तीनों में देता है आपके एमएस ऑफिस के, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो। ठीक, स्पेल चेक का ऑप्शन जो रहता है वो याद रखिएगा आपका F7 में प्रोवाइड किया जाता है। फंक्शन की के जितने भी यूज हैं सारे आपके, एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, सबको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी कवर है। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा है, स्पेल चेक करने के लिए F7, तीनों में ही F7 का ही यूज किया जाता है। F5 किसके लिए यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा ये डिपेंड करता है, वैसे ये फाइंड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप होम मेनू में हैं, आप डेस्कटॉप में हैं, तो उस समय F5 से रिफ्रेश किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही आप एमएस ऑफिस में आ जाएंगे, ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर रहेंगे, तो F5 में आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड एंड गो टू वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रो और कॉलम के मिश्रण को क्या कहते हैं। ये रो और कॉलम का जो मिश्रण वाला क्वेश्चन है, ये आपका एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं पहले ही बताया था इस टाइप का, ये रो रहेगा, इधर ये क्या रहेगा, कॉलम रहेगा, इसके बीच में जो यहाँ पे रहता है रो और कॉलम स्प्रेडशीट में, इसको कहा जाता है क्या, सेल। तो रो और कॉलम के मिश्रण को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन ए लाइन था, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी रो और ऑप्शन डी था आपका सेल। सेल इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वीजीए का पूर्ण रूप है, एब्रिविएशन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स अरे, वीडियो ग्राफिक एप्लीकेशन, विजुअल ग्राफिक अरे या फिर विजुअल ग्राफिक एप्लीकेशन। देखिए वीजीए जो होता है, इसको सीधा सीधा आपका आंसर जो होगा वो होगा क्या, वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक, वीडियो ग्राफिक एरे और वीजीए बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिएगा, पता नहीं इनको रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए वीडियो ग्राफिक्स अरे, वीडियो ग्राफिक अरे, सॉरी ग्राफिक्स नहीं, वीडियो ग्राफिक अरे। अगला क्वेश्चन है, एक इमेज का छोटा संस्करण कहलाता है, इमेज का छोटा संस्करण, और वो छोटा कितना छोटा रहेगा, थंब के आकार का रहेगा। ठीक है, थंब, अंगूठे के आकार का, उतना छोटा, ये हम लोग भी देख चुके हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, दूसरा है क्लिप आर्ट, तीसरा है बिट मैप, और चौथा है आपका ऑप्शन डी है थंबनेल। और इसका सही आंसर कौन सा होगा, थंब के आकार का रहेगा, वो छोटा सा। ठीक है, थंबनेल, तो उसको क्या कहेंगे, थंबनेल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तो हमें खाली स्थान आभास होता है। ऑप्शन ए सिग्नल्स, ऑप्शन बी मोशन, ऑप्शन सी पैकेट्स या फिर ऑप्शन डी है बिट्स। ये देखिए फ्रेम को स्क्रीन पर आप लोगों ने जो देखा होगा, नॉर्मली एक फ्रेम एफ होता है। ठीक है, एफ क्या होता है, तो फ्रेम रेट्स पर सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक फ्रेम रेट सेकेंड होता है 24 FPS,
24 एफपीएस जो होता है ये आपके मूवी हॉल का या सिनेमा का एक फ्रेम रेट होता है। उस फ्रेम पे फ्रेम रेट क्या होता है तो मैं बता दूं, 24 अलग अलग फ्रेम जो हैं, 24 फ्रेम में जो चित्र रहेंगे वो 1 सेकंड में आपकी आंखों के सामने से गुजारे जाते हैं। तो आपको क्या प्रतीत होता है कि वो मोशन में है। कैसा प्रतीत होगा? जो मूवी रहता है, आप सोचिए पुराने जमाने में रील में मूवी चलता था। वो रील इतने स्पीड से घुमाए जाते थे, ठीक है? जो आपका वीडियो का वो रहता था, इस टाइम तो ऐसा है, पहले वो क्या था, रील में के रूप में था, ठीक है? इस टाइप का रील रहता था, इसमें अलग-अलग ऐसा छेद रहता था और इसमें आपका पिक्चर रहता था और ये पिक्चर क्या इतना स्पीड से जाता था कि आपको वो मूवी चल रहा है टाइप महसूस होता था। तो ठीक है, फ्रेम को स्क्रीन पर तेज़ी से प्रदर्शित किया जाता है तो हमें मोशन का आभास होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसका आभास होगा? मोशन, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम या फिर ऑप्शन डी है डिम, DIMM। फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? लिख देता हूँ चलिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का क्या होता है? यहां लिख दे रहा हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये एक नया चीज दिखा, DIMM। तो DIMM नया नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल को क्या किस नाम से और जानते हैं? आपको पता है? वो है रैम। रैम को ही डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल भी कहा जाता है, ठीक है? ये रैम के अंदर रहता है एक्चुअल में। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ रैम है, ये भी रैम है। रैम आपका कैसा मेमोरी है? तो अस्थायी मेमोरी है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो उसमें कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी बचा रहता है। प्रोसेसर में कंप्यूटर बंद होने के बाद कोई सूचना नहीं बचती, ठीक है? तो एक बार मैं मिटा देता हूँ ये सारा चीज़ ताकि आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आए, ठीक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसर बंद होने के बाद कोई भी सूचना यहाँ नहीं बचता। रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है, ये याद रखिएगा, सिस्टम बंद होने के बाद यहाँ से सूचना समाप्त हो जाती है और ये भी डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल भी है, वो रैम के अंदर है तो इसमें भी समाप्त हो जाएगा। तो किसमें सूचना बचा रहेगा? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? रोम में ही सूचना आपका सिस्टम का बंद होने के बाद भी स्टोर रहता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, यूएसबी एक ऐसा यंत्र है जो डेटा स्टोर करने के काम आता है और इसका पूरा रूप है। ऑप्शन ए है अनलिमिटेड सर्विस बैंड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड सीरियल बस, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल सर्विस बस और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सीरियल बस। आप सबको पता है यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है? तो ऑप्शन डी कौन सा होगा इसका? सही होगा। अगला जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कीबोर्ड या फिर ऑप्शन डी है माउस। ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम का नाम पूछा है। हार्डवेयर प्रोग्राम होगा क्या? नहीं। कीबोर्ड नहीं। माउस नहीं। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है, आपको पता है, यहां से आप ले सकते हैं। प्रोग्राम का नाम पूछा है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, कौन सा करेगा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक क्या है? समुच्चय होता है, मैं बता चुका हूं ये चीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लेखापाल एवं कनिष्क लेखापाल परीक्षा 2022 जो सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया था 2022 में। ये हमारे अगले लेक्चर में हम जानेंगे, ठीक है? इस वीडियो के लिए मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 75। मुझे आशा है कि उतना लाइक आप लोग कर ही देंगे, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।